रिया को रोज 1-2 किलोमीटर पैदल चलना बेहद पसंद था। वो आज भी बस न लेकर दफ्तर के बाद अपने ही अंदाज में मजेंजे से चहलकदमी करते हुए तो कभी जरा सा तेज चलती हुई दफ्तर से लौट रही थी कि सामने से सूरज को देखकर एकदम चौंक पड़ी। रिया सकपका कर पूछना चाहती थी, अरे तुम यहाँ इस कस्बे में कब वापस आए? पर ये सब रिया के मन में ही कहीं रह गया। उससे पहले सूरज ने जोश में आकर उसका हाथ पकड़ा और फिर तुरंत खुद ही छोड़ भी दिया। सूरज की छुअन पाकर रिया के बदन में जैसे कोई जादू सा छा गया हो। रिया को लगा कि उसके दिल में जरा सी झंझनाहट हुई है, कोई गुदगुदी मची है। ऐसा लगा जैसे रिया बिना कुछ बोले ही सूरज से कह उठी, और मनु कैसे हो? बोलो मनु, कितने सालों के बाद मिले हो? सूरज भी जैसे रिया के मन की बात को साफ साफ पढ़ रहा था। वो आंखों से बोला था, हाँ रिया मेरी जान, बस अब जहाँ था जैसा था वहाँ से लौट आया, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। अब रिया भी मन ही मन मंद मंद मुस्कुराने लगी। दिल ने दिल से हालचाल पूछ लिए थे। आज तो ये गुफ्तगू भी बस कमाल की हो रही थी। पर एक सच और भी था कि सूरज को देखने की खुशी रिया के अंग में छलक रही थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। सूरज में कोई कमाल का आकर्षण था। उसके पास जो भी होता उसके चुंबकीय असर में मंत्रमुग्ध हो जाता था। रिया को सूरज की यह आदत कॉलेज के जमाने से पता थी। हर कोई उसका दीवाना हुआ करता था। वो कुछ भी कहाँ भूली थी। अब रिया भी सूरज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। बस 100 कदम चले होंगे कि एक ढाबे जैसी जगह पर सूरज रुका। तो रिया भी ठहर गई। दोनों बेंच पर आराम से बैठ गए और सूरज ने 2 कॉफी लाना ऐसा कहकर रिया से बातचीत शुरू कर दी। रिया, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम तो जानती ही हो मेरे बॉस की बरखा बेटी कैसे मुझे फंसा कर ले गई थी। मैं गरीब था और उसके जाल में ऐसा फंसा कि अब 3 साल बाद यह मान लो कि वह जाल काट कर आ गया हूँ। ये सुनकर तो रिया मन ही मन हंस पड़ी थी कि सूरज और किसी जाल में फंसने वाला। वो उसकी नस नस से वाकिफ थी। इसी सूरज ने कैसे अपने एक अजीज दोस्त को उसकी झगड़ालू पत्नी से छुटकारा दिलाया था। वह पूरी दास्तान जानती थी। तब कितना प्रपंच किया था इस भोले से सूरज ने। दोस्त की पत्नी बरखा बहुत खूबसूरत थी। उसे अपने मायके की दौलत और पिता के रुतबे पर ऐश करना पसंद था। वो हर समय पति को मायके के ठाट बाट और महान पिता की बातें बढ़ा चढ़ कर सुनाया करती थी। सूरज का दोस्त 5 साल तक ये सहन करता रहा था, पर बरखा के इस जहर से उसके कान पक गए थे। फिर एक दिन उसने रो रो कर सूरज को आपबीती सुनाई कि वो अपने ही घर में हर रोज ताने सुनता है। बरखा को बात बात पर पिता का ओहदा, उनकी दौलत, उनके कारनामों में ही सारा बहमांद नजर आता है। तब सूरज ने उसको एक तरकीब बताई थी और कहा था, यार तू इस जिंदगी को ऐश करके जीना सीख। पत्नी अगर रोज तुझे रोने पर मजबूर कर रही है तो ये ले मेरा आइडिया। फिर सूरज के दोस्त ने वही किया। बरखा को सूरज के बताए हुए एक शिक्षा संस्थान में नौकरी करने का सुझाव दिया और पत्नी को उकसाया कि वो अपनी कमाई उड़ाकर जी सकती है। उसको ये प्रस्ताव भी दिया कि वो घर पर नौकर रख ले और बस आराम करे। दोस्त की मनमौजी पत्नी बरखा यही चाहती थी। वो मगन होकर घर की चारदीवारी से बाहर क्या निकली कि उस मस्ती में डूब ही गई। वो दुष्ट अपने पति को ताने देना ही भूल गई। अब सूरज की साजिश 1 महीने में ही काम कर गई। उस संस्थान का डायरेक्टर 1 नंबर का चालू था। बरखा जैसी को उसने आसानी से फुसला लिया। बस 4 महीने लगे और सूरज की करामात काम कर गई। दोस्त ने अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ लिया और उसके पिता को वीडियो बनाकर भेज दिया। कहाँ तो दोस्त को पत्नी से 3 साल अपने अमीर पिता के किस्सों के ताने सुनने पड़े और कहाँ अब वो बदनामी नहीं करने के नाम पर उनसे लाखों रुपए महीना ले रहा था। ऐसा था ये धमाली सूरज। रिया मन ही मन यह अतीत याद करके अपने होंठ काटने लगी।
उस समय वो सूरज के साथ ही नौकरी कर रही थी। हर घटना उसको पता थी। ऐसा महातिक्रमी सूरज किसी की चतुराई का शिकार बनेगा, रिया मान नहीं पा रही थी। मगर सूरज कहता रहा, रिया, पता है कानपुर में ऐश की जिंदगी के नाम पर बॉस ने नई कंपनी में मुझे रखा जरूर, मगर वे बाप बेटी तो मुझे नौकर समझने लगे। रिया ने तो खुद ही उस बॉस की यहाँ कस्बे की नौकरी को तिलांजलि दे दी थी। वो यूं भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर होकर सुनती रही। सूरज बोलता रहा, रिया, जानती हो मुझसे शादी तो कर ली, पद भी दिया, मगर मेरा हाथ हमेशा खाली ही रहता था। बस बेचारा शर्माता रहता था। खाना पकाने, बर्तन मांजने वाले नौकरों के पास भी मुझसे ज्यादा रुपया होता था। मुझे न तो कोई हक मिला, न कोई इज्जत। मेरे नाम पर करोड़ों रुपया जमा कर दिया, एक कंपनी खोल दी, पर मैं ठन ठन गोपाल। फिर तो एक दिन इनकी दुश्मन कंपनी को इनके राज बताकर 1 करोड़ रुपया इनाम में लिया और यहाँ आ गया। पर वे तुमको खोज ही लेंगे, रिया ने चिंता जाहिर की। ये सुनकर सूरज हंसने लगा। रिया, दोनों बाप बेटी लंदन भाग गए हैं। उनका धंधा खत्म हो गया है, अरबों रुपए का कर्ज है उन पर। अब तो वे मुझको नहीं, पुलिस उनको खोज रही है। शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा। सूरज ने ऐसा कहा तो रिया हक्की बकी रह गई। उसके बाद तो सूरज ने उसको उन बाप बेटी के जोर जुल्म की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि रिया को सूरज पर दया आ गई। घर लौटने के बाद रिया को उस रात नींद ही नहीं आई। बार बार सूरज ही ख्यालों में आ जाता। वह बेचैन हो जाती। आजकल अपने भैया भाभी के साथ रहने वाली रिया यूं भी मस्तमौला जिंदगी ही जी रही थी। कॉलेज के जमाने से सूरज उसका सबसे प्यारा दोस्त था, जो सौम्य और संकोची रिया के शांत मन में शरारत के कंकड़ गिराकर उसको खुश कर देता था। कॉलेज पूरा करके दोनों ने साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अब तो रिया के माता पिता और भाई भाभी सब यही मानने लगे थे कि दोनों जीवन साथी बनने का फैसला ले चुके हैं। मगर एक दिन सूरज अपने उसी बॉस के साथ कानपुर चला गया। रिया को अंदेशा तो हो गया था, पर कहीं उसका मन कहता जरूर कि सूरज लौट आएगा। शायद उसी के लिए आया होगा। अब रिया खुश थी, वरना तो उसको यही लगने लगा था कि उसकी जिंदगी जंगल में खिल रहे चमेली के फूल जैसी हो गई है, जो कब खिला, कैसा खिला, उसकी खुशबू कहाँ गई, कोई नहीं जान पाएगा। अगले दिन रिया को अचानक बरखा दिख गई। वह उसकी तरफ गई। अरे बरखा, तुम यहाँ, पहचाना कि नहीं? कैसी हो? पूरे 7 साल हो गए, कहाँ बिजी रहती हो? तुम बताओ रिया, तुम भी तो नहीं मिलती। बरखा ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। दोनों में बहुत सारी बातें हुई। बरखा ने बताया कि सूरज आजकल कानपुर से यहाँ वापस लौट आया है और उसकी सहेली की बहन से शादी करने वाला है। क्या? किससे? ये सुनकर रिया की आवाज कांप गई। उसको लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे वो थी न रीमा, उसकी बहन याद आया। मगर सूरज तो कहते कहते रिया रुक गई। हाँ रिया, वो सूरज से तकरीबन 12 साल छोटी है, पर तुम जानती हो न सूरज का जादुई अंदाज। जो भी उससे मिला उसी का हो गया। मेरे स्कूल के मालिक, जो आज पूरा स्कूल मुझ पर ही छोड़कर विदेश जा बसे हैं, वे तक सूरज के खास दोस्त हैं। अच्छा, हाँ रिया, पता है, मैं अपने मालिक को पसंद करने लगी थी, मगर सूरज ने ही मुझे बचाया। हाँ, एक बार मेरी वीडियो क्लिप भी बना दी। सूरज ने चुप रहने के लाखों रुपए लिए, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पति ने दूसरी शादी रचा ली है, मैं अब आजाद हूँ। अच्छा, रिया न जाने कैसे ये सब सुन पा रही थी। वह तो सूरज की शादी की बात पर हैरान थी। ये सूरज फिर उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा था? रिया रीमा का घर जानती थी, पास में ही था। उसके पैर रुके नहीं, चलती गई। रीमा का घर आ गया। वहाँ जाकर देखा तो रीमा की माँ मिली। बताया कि सूरज और खुशी तो कहीं घूमने चले गए हैं। ये सुनकर रिया को सदमा लगा।
खैर, उसको पता तो लगाना ही था कि सूरज आखिर कर क्या रहा है। रिया ने बरखा से दोबारा मिलकर पूरी कहानी सुना दी। बरखा ये सुनकर खुद भौंचक सी रह गई। रिया की यह मजबूरी उसको करुणा से भर गई थी। वो अभी इस समय तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा। खैर, उसने फिर भी रिया से यह वादा किया कि वो 1-2 दिन में जरूर कोई ठोस सबूत ला कर देगी। बरखा ने 2 दिन बाद ही एक मोबाइल संदेश भेजा, जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। ये ऑडियो था। आवाज साफ साफ समझ में आ रही थी। सूरज अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि उसको पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे। रिया ये सुनकर कांपने लगी। फिर भी रिया दम साध कर सुन रही थी। वो छबीली लड़की कह रही थी कि मगर उसको पागल कैसे साबित करोगे? अरे, बहुत आसान है। डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर, और डॉक्टर आपको ये सर्टिफिकेट क्यों देंगे? अरे, बिल्कुल देंगे, फिक्र मत करो। महिला और वह भी 33 साल की, सोचो है न आसान उसको उल्लू बनाना। बात बात पर चिड़चिड़ापन पैदा करना कोई मुहिम तो है नहीं, बस जरा माहौल बनाना पड़ेगा। बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूँगा कि 2-4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्षण यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है। वह बेचारी पागलखाने मत भेजो कहकर रोज गिड़गिड़ा कर दासी बनी रहेगी और यहाँ तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों? उसको कोई नुकसान पहुँचाए बगैर, इस प्रपंच के बगैर भी हम एक हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए न मेरी जान। उसके नाम पर मकान और दुकान है, यह मान लो कि 2-3 करोड़ का इंतजाम है। रिया ने खुद ही बताया है कि शादी करते ही यह सब और कुछ गहने उसके नाम पर हो जाएंगे। अब सोचो, यह इतनी आसानी से आज के जमाने में कहाँ मिल पाता है। ये देखो, उसकी 4 दिन पहले की तस्वीर कितनी भद्दी। अब रिया तो बूढ़ी हो रही है, उसको सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, भाई भाभी की अपनी गृहस्थी है। मैं ही तो हूँ उसकी दौलत का सच्चा रखवाला और उसका भरोसेमंद हमदर्द। मैं नहीं करूँगा तो वो कहीं और जाएगी, किसी न किसी को खोजेगी। मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब वो 17 साल की थी। सोचो, किसी और को पति बना लेगी तो मैं ही कौन सा खराब हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। रिया को बहुत दुख हुआ, पर वो इतनी भी कमजोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। रिया का मन हुआ कि वो सूरज का गला दबा दे, उसको पत्थर मारकर घायल कर दे। लेकिन कुछ पल बाद ही रिया ने सोचा कि वो तो पहले से ही ऐसा था। अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया। कुछ देर में ही रिया सामान्य हो गई। वह जानती थी कि उसको आगे क्या करना है। सूरज का नाम मिटाकर अपना हौसला समेट करके एक स्वाभिमानी जिद का भरपूर मजा उठाना है।